डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्प्रिंग। आप इसके पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ द स्प्रिंग देख चुके हैं। स्प्रिंग इज एन elastic body whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप देख लें। दिस इज द स्प्रिंग या आउटर डायमीटर कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। ध्यान दीजिएगा, एक कॉइल से दूसरे कॉइल के रेस्पेक्टिव डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द वायर, ये वायर है, दैट इज द डायमीटर। दिस इज द फ्री लेंथ। फ्री लेंथ इज डिफाइंड व्हेन देयर इज नो एनी लोड ऑन दिस स्प्रिंग, और जब फ्री रहेगा दैट इज कॉल्ड फ्री लेंथ। नाउ जब हम लोड अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड लेंथ, और जो टोटल डिफ्लेक्शन होता है दैट इज डेल्टा। जब हम लोड इतना लगा दें कि उसके फर्दर आगे जो है कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड सॉलिड या सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो सॉलिड लेंथ होता है एन डैश डी। एन डैश यहाँ पे क्या है? एन डैश क्या है? आपका नंबर ऑफ क्वाइल्स, और एक्चुअली एन डैश इफेक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स है, और एन टोटल नंबर ऑफ क्वाइल होगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्प्रिंग रेट लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। पिच फ्री लेंथ, टोटल फ्री लेंथ अपॉन एन डैश माइनस वन। Hence, total free length of the spring becomes solid length plus maximum compression plus little bit compression, 0.15 of delta. Now, these are the end connection of the compression helical spring. All spring end coil produces an eccentric application after the load, increasing the stress on one side of the spring. Under certain condition, especially where the number of coil is small, this effect may be taken into account. It may be noted that part of the coil which is in contact with the seat, which is contact with the seat, which is contact with the seat, does not contribute to a spring action, and hence it is termed as inactive coil. Hence total number of active coil becomes little bit lesser. This is called inactive coil. Upper one is inactive coil. It may be grounded to this seat or either on this. It may be plain end, ground end, square and ground end. These are the type of the end and number of the turns. Now, end connection of the helical spring. All helical springs are provided with hook or loops as here shown. In tension spring, it is made by turning whole coil or half of the coil. The main disadvantage of tension spring, the main disadvantage of the tension spring is the failure of the spring when the wire breaks. So a compression spring, used as a tension spring, a compression spring used to bear the tensile load in this way. Now, stresses in helical spring of circular wire. How the stress does take place? ये आपका वायर है, तो जैसे ही इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो वायर में लिटिल बिट ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा। आप क्योंकि लोड आप भले यहाँ लगा रहे हैं, बट लोड लग कहाँ रहा है? लोड अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होना है एंड कनेक्शन पे। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। पोलर मॉडुलस, जब हम लोग बात करेंगे अभी वायर का, इसका ट्विस्टिंग मोमेंट, शियर स्ट्रेस सब निकालेंगे तो बात आएगी पोलर मॉडुलस की, तो पाई डी क्यू अपन 16 होता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि हॉलो कॉइल इसमें यूज हम लोग नहीं करते हैं, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। जब हम लोग टोर्सनल स्ट्रेस निकालते हैं किसी भी स्प्रिंग में,
जैसे ये W है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन की हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ट्विस्टिंग मोमेंट जो जनरेट होगा W इंटू डी बाई टू, लोड इंटू डिस्टेंस, पाई बाई 16 टाउ 1 इंटू डी क्यू। हम लोग टोर्सन इक्वेशन से ये निकालते हैं कि टॉर्क अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। टोर्सन इक्वेशन की यहाँ जरूरत पड़ेगी, याद रखेंगे आप। तो टाउ 1 निकल जाएगा 8 डब्ल्यू डी अपन पाई डी क्यू। नाउ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर, द फॉलोइंग स्ट्रेस आल्सो एक्ट ऑन द वायर। द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रेस क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू द लोड एंड स्ट्रेसेस ड्यू टू द कर्वेचर इफेक्ट। जैसे ही आप लोड लगाते हैं तो हल्का दाएं या बाएं, लेफ्ट और राइट, इट में डिफ्लेक्ट लिटिल बिट। सो टाउ 2 हम निकालते हैं शियर स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकाल देते हैं टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2, तो ये आपका टोटल शियर स्ट्रेस निकल गया। अब ये टोटल शियर स्ट्रेस निकल गया तो इसमें जब हम प्लस ले लेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल जाएगा और माइनस लेंगे तो मिनिमम शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो हमारा पर्पज चूंकि मैक्सिमम का रहता है तो हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं। This is the shear stress factor 1 plus 2 by C. C is the spring index. Again, this maximum shear stress can be derived like this, where K is the 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 upon C. This is the torsional shear stress distribution diagram of the spring and direct shear stress distribution diagram. Now deflection of the helical spring of the circular wire. It is little bit assumed to be a straight line at the end of a spring, so we can write here deflection theta into d by 2. That means L equal to r theta, delta equal to theta into r, that means d by 2. अब ये थीटा का डिफिनीशन मालूम है कहां से, इक्वेशन ऑफ टोर्सन से, टी एल अपन जे, जी जे इज द पोलर मॉडुलस, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टी इज द टॉर्क, एल इज द लेंथ। हियर इट इज डिराइव्ड, पोलर मॉडुलस लिखा हुआ है। अब ध्यान दें यहाँ पे कि लेंथ क्या हो जाएगा, पाई डी एन। जब अनआउंड करेंगे हर एक स्प्रिंग वायर को, इट्स टोटल लेंथ विल बी पाई डी एन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन प्रीवियस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, तो थीटा का वैल्यू रख दिए इनटू डी बाई 2। आफ्टर समराइजिंग इट कम्स 8wcqn upon gd, stiffness of the spring or spring rate, load per unit deflection. So you find this equation, and for every spring it has a constant value. Now buckling of the spring, when the free length of the spring, when free length of the spring is more than 4 times of the mean pitch diameter, 4 times of the mean pitch diameter, then this spring behaves like a column. हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम एंड स्ट्रट पढ़ चुके हैं, उसमें 4 एंड कनेक्शंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बोथ हिंज्ड, वन हिंज्ड, बोथ फिक्स्ड, वन फ्री एंड अदर फिक्स्ड, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से भी जब स्प्रिंग देखते हैं तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। दिस काउजेज बकलिंग, एक्स्ट्रा लोड काउजेज द बकलिंग। इन ऑर्डर टू अवॉइड द बकलिंग इफेक्ट ऑफ बकलिंग, इट इज आउटर माउंटेड ऑन ए सेंट्रल रॉड और लोकेटेड ऑन ट्यूब। इस स्प्रिंग को एक ट्यूब के अंदर रख देते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द कंपोनेंट। Now surge in the spring, it is the phenomena that occur in the spring. Now
when one end of the helical spring is resting on a rigid support and the other end is loaded suddenly. जैसे sudden load लगाएंगे then all the coil of the spring will not suddenly deflect equally. That means कि load distribution equally नहीं हो पाएगा, because sometime it is required time to propagate the stress along the spring wire. Now, if the applied load is of fluctuating type, as in case of IC engine or ball spring in IC engine, the time, if the time interval between the load application is equal to the time required for the wave to travel from one end to at the end या other end, then resonance will occur. This result in very large deflection of the coil and correspondingly very high stress under these conditions. It is just possible that the spring may fail. This phenomena is called surge in spring. It has been found that natural frequency of the spring should be at least 20 times the frequency application of periodic load in order to avoid resonance with all harmonic frequency up to 20th order. 20 times. The natural frequency of the spring clamped between two plates is given by d upon 2 pi d square dot n square root of 6 g into g. Small g is the acceleration due to gravity upon rho, density of the spring material cycle per second. The surge in spring may be avoided by using the following methods. Use friction dampers on the center coils so that wave propagation dies out. Using a spring of high natural frequency or using a spring having pitch of the coils near the ends different than at the center. This is the surge in spring. Now come to the energy stored in helical spring, because as you apply the load, then a spring store the energy, and as you remove the load it regains its original shape. तो energy stored का formula होता है, and basically this energy is nothing but just a strain energy. This strain energy is defined as half W load into deflection. लोड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, पाई डी क्यू टाउ अपन 8 के डी, और डेल्टा भी हम लोग निकाल चुके हैं किसके टर्म में, शियर स्ट्रेस के टर्म में. जब हम शियर स्ट्रेस के टर्म में लोड और डिफ्लेक्शन दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद आप इसको इस इक्वेशन में रख दें, देन यू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ टाउ स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर जी इंटू वॉल्यूम. कई केसेस में जब k की वैल्यू 1 हो, दिस इज बेसिकली द फैक्टर, यदि फैक्टर की वैल्यू 1 हो देन इट बिकम्स टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम. अब ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इन स्प्रिंग. जब पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का, टाउ स्क्वायर अपॉन 4g, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रेजिलियंस. नाउ फटीग लोडिंग, ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाले चैप्टर में फटीग लोडिंग पढ़ चुके हैं. फटीग लोडिंग में वेरिएबल स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सोडरबर्ग इक्वेशन, सोडरबर्ग लाइन, सेफ स्ट्रेस लाइन, ओके, स्प्रिंग का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं सोडरबर्ग इक्वेशन से, दैट इज द फेल्योर स्ट्रेस लाइन. दिस इज द टाउ वाई, दिस इज इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जब हम ले लेते हैं तो टाउ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मीन स्ट्रेस, एंडोरेंस लिमिट, दिस इज द टोटल एंडोरेंस लिमिट, दैट इज द वेरिएबल स्ट्रेस. और इससे हम मीन स्ट्रेस निकाल लेते हैं. मीन स्ट्रेस या मीन लोड कैसे निकालते हैं,
डब्ल्यू मैक्स प्लस डब्ल्यू मिनिमम बाई 2 और वेरिएबल लोड निकालते हैं डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मिनिमम बाई 2। इस तरह से आप मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। यदि उसमें वाल्स फैक्टर दिया है कंसीडर करने के लिए तो वाल्स फैक्टर आप ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन आपका बन जाता है 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी टाउ एम माइनस टाउ वी अपन टाउ वाई प्लस 2 टाउ वी अपन टाउ ई। इसमें से 2 या 3 वैल्यू आपको दिए रहेंगे और रिमेनिंग निकालने रहते हैं। Feel free to ask any question. If you are having any kind of doubt, share this video with your classmates so that each and everyone will get benefited. Thank you very much. Thank you.